नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इन्फोसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 8% गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आया। रिजल्ट का रिएक्शन आज देखने को मिला है और क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं 7% नीचे देखने को मिली है। मतलब कोई खास रिकवरी होती हुई नजर नहीं आई है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q3 के नंबर्स पर फोकस करते हैं। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यह है Q4 के रेवेन्यू। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नजर आता है। तो रेवेन्यू तो ओवरऑल ऊपर ही गए हैं, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख पाएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ऊपर ही जा रहे हैं। रीजन क्या है? रेवेन्यू तो ऊपर गया तो प्रॉफिट क्यों नीचे आ रहा है? रीजन यह है कि कंपनी के मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है। एबिट परसेंटेज आप देख पाएंगे 21.5% हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 23.5% था और ओवरऑल ये नीचे ही आ रहा है। पिछले साल भी 24.5% था। कंटिन्यूसली हमें मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि रेवेन्यू जो था वो कम था, एक बड़ा जंप हमें रेवेन्यू में देखने को मिला। इसलिए भले ही मार्जिन्स नीचे गए हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में कोई बड़ा जंप नहीं हुआ था, इसीलिए हमें यहां पर मार्जिन्स की गिरावट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आती हुई नजर आई है। तो यही वो मेन रीजन है जिसके कारण स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। रिजल्ट्स के बाद ज्यादातर एनालिस्ट ने अपने जो अर्निंग्स के एस्टीमेट थे 2-5% से कम कर दिए हैं। और प्राइस टारगेट के बारे में बात करें तो जो प्राइस टारगेट हैं वो भी उन्होंने कम तो किए हैं, लेकिन ज्यादा बियरिश नहीं हुई हैं। ज्यादातर लोग देखिए 2050 का टारगेट था 1970 का कर दिया, 100-200 रुपए नीचे आ चुके हैं। लेकिन अभी इनके जो टारगेट हैं 1950 जो कि अपना ऑल टाइम हाई है, उससे ऊपर के ही टारगेट्स नजर आते हैं। ज्यादातर लोग यहां पर 2000 की रेंज में टारगेट मेंटेन कर रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल सर्विसेज से 33.4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मैन्युफैक्चरिंग 9.1%, हाईटेक 7.8%, लाइफ साइंसेज 7.4%, एनर्जी, यूटिलिटीज, रिसोर्सेज और सर्विसेज से 12.9%, रिटेल 19% और कम्युनिकेशन से 10.3%। तो वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग वर्टिकल से कंपनी पैसा कमाती है, जिसमें से मेन फोकस हमें, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन हमें फाइनेंशियल सर्विसेज पे दिखाई पड़ता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, नॉर्थ अमेरिका 61.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, यूरोप 24.8%, इंडिया 2.6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10.7%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 29% है, ROC 36% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट 18% है। अपने एवरेजेस से थोड़ा बहुत आपको ये नीचे ही आता हुआ नजर आता है। 5 ईयर एवरेज काफ़ी अच्छा था 19.4%, उससे 3 ईयर एवरेज नीचे आ गया 18.57 और उससे भी नीचे 18.18% के मार्जिन दिखाई पड़ते हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज हमें डिसेंट नजर आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एक बड़ी कंपनी है, लाखों करोड़ों में इनका रेवेन्यू आता है, तो भी एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ हमें यहाँ पर रेवेन्यू में दिखाई पड़ती है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर वो मार्जिन्स 5 ईयर एवरेज वाले होते तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती। इसीलिए जब भी हम किसी भी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स को या फिर ओवरऑल कंपनी को एनालाइज करते हैं, मार्जिन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मार्जिन्स का ट्रेंड कैसे चल रहा है। स्पेशली जब कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी ग्रोथ करना पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। अगर उसमें भी मार्जिन्स कम हो जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ कम हो जाती है। इसीलिए भी यहां पर मार्जिन्स पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 13.12%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 10.8%, अदर DII 3.5%, FII 33% और रिटेल एंड अदर्स कैटेगरी में 37.4% की हिस्सेदारी, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो वो तो 6-7% के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी हमें बिग हैंड्स में नजर आती है, पावरफुल हैंड्स में नजर आती है, लेकिन प्रमोटर के पास काफ़ी ज़्यादा कम होल्डिंग है और अदर्स कैटेगरी में हमें होल्डिंग ज़्यादा नजर आती है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इन्फोसिस
सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी दिखाई पड़ती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर बात करें वैल्यूएशंस के बारे में तो वैल्यूएशंस इन लाइन ही चल रहे हैं और स्लाइटली प्रीमियम ही चलते हुए नजर आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन टीसीएस का है, यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशियो पी रेशियो भी ज़्यादा है। और अगर बात करें दूसरी कंपनीज के बारे में तो यहाँ पर आपको प्राइस टू बुक रेशियो में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट नजर आएगा इन कंपेरिजन टू इन्फोसिस या फिर टीसीएस। तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे तो ट्रेड कर ही रहा है टीसीएस और इन्फोसिस। जनरली दोनों कंपनी आपको हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती हुई नजर आती है। 7,35,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 33 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि अगस्त के महीने में स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद से 1650 का लेवल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया था। कुछ महीने तो यहीं पर ट्रेड किया, फिर तेज़ी भी आई थी लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया, गिरावट हो गई। फिर 1-2 महीने यहाँ पर ट्रेड किया और बाद में ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक था कि जो कि ऊपर जाना शुरू ही हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ पर मोमेंटम खत्म हो गया और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 1650 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था लेकिन वहाँ पर तो स्टॉक आया ही नहीं, सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, 1600 के पास हमें ओपन होता हुआ नजर आया। और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में हमें आज काम होता हुआ नजर आता है। आरएसआई के बारे में बात करें तो क्लियरली आज तो मोमेंटम नीचे के साइड पे 24 का डेली आरएसआई है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें क्रॉसओवर की पूरी तैयारी नजर आती है और फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। इसको शायद 1-2 साल हो चुके हैं। लास्ट यहाँ पर क्रैश के टाइम पे ये नीचे गया था, उसके बाद रिकवरी के बाद ये कभी भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास भी नहीं आया था, यहाँ पर टच भी नहीं किया था, उसके बाद ही ऊपर चला गया था। तो बहुत टाइम के बाद यहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि फिलहाल स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे आता हुआ नजर आया। वीकली आरएसआई 41 का लेवल है। लार्ज कैप्स में, ब्लू चिप्स में, जहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा होती है या फिर कोई भी एक स्टेबल स्टॉक अगर हम कहते हैं तो 40 का वीकली आरएसआई एक अच्छा लेवल होता है जहां से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम खरीदारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल उसी लेवल पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा 1650 के आसपास है, जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अब वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बड़ा गैप हुआ है तो यहाँ पर ये गैप फेल हो सकता है, इसलिए स्टॉक हमें 1700 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट 1730 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक स्ट्रांग हो गया है। ये गैप फिल करके वापस नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वाइड रेंज है हमारे लिए, 1650 से करके 1730 के आसपास का ये वाइड रेजिस्टेंस जोन हमें नजर आता है। अभी यहां से अगर 1650 से रिटर्न होता है उसका मतलब है भयंकर वीकनेस है। अगर ये 1730 तक जाता है मतलब इतनी ज्यादा वीकनेस नहीं है लेकिन स्ट्रांग भी नहीं हुआ है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सपोर्ट के बारे में बात करें 1580 1550 ये जो पूरा जोन है यहां पर थोड़ा बहुत इसने ट्रेड किया था, तो यहां पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1600 के आसपास। ये जो 1550 से करके 1600 का जोन है यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या बॉटम बन जाएगा ये अभी बहुत ही ज्यादा जल्दी है बताने के लिए। कुछ भी अभी तो पहला ही दिन है, गिरावट हुई है, तो यहां पर बॉटम बनेगा नहीं बनेगा थोड़ा टाइम लग सकता है। और स्टॉक में यहां पर वापस ये जो पुराने हाईज हैं उसको भी टाइम लग सकता है, क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है। 2 साल तक स्टॉक कंटिन्यूसली हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आया। 2 स्टॉक थे निफ्टी 50 के, एक था इन्फोसिस और दूसरा था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक तो बीच में ये यूक्रेन वाला जो टेंशन हुआ उसमें तो उसने सारे सपोर्ट्स तोड़ दिए थे, थोड़ा बहुत नीचे भी आ गया था, लेकिन इन्फोसिस ने होल्ड किया था। अब ये पहली बार ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है तो इसमें टाइम लग सकता है, यह हमें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन एज अ इन्वेस्टर ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जब स्टॉक भागता है अगर आप वहां पर खरीदारी कर रहे हैं आपको महंगे प्राइस पे सेम स्टॉक मिल रहा है। अगर प्राइसेस गिर रहे हैं, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं, ब्लू चिप स्टॉक है तो इसलिए बहुत ज्यादा क्रैश तो नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है कि एक ही हफ्ते में आपको ये 1200 तक आता हुआ नजर आएगा। इसमें आपको टाइम करेक्शन ज्यादा देखने को मिल सकता है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट होती है, टाइम करेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पर भी टाइम करेक्शन हो रहा है, इस प्रकार से आपको कुछ मूवमेंट हो सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है।
यहाँ पर मैं ज़्यादा तेज़ी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कई स्टॉक्स में मैंने आईटी के स्टॉक्स में आपने डिस्कस भी किया है कि स्टॉक्स में थोड़ी बहुत वीकनेस हो सकती है। एलटीटीएस एलटीआई के बारे में हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। तो फिलहाल आईटी स्टॉक थोड़े बहुत आपको शांत होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है। आप एसआईपी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक एसआईपी जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि वैल्यूएशंस महंगे में हो जाते हैं, महंगे में खरीदना पड़ता है। लेकिन अभी ये स्टॉक गिर चुका है, जब तक ये 1700 के नीचे चल रहा है आप यहाँ पर महीने में 1 या 2 शेयर, जो भी आपका पोर्टफोलियो साइज है उस हिसाब से एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। और लमसम लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला लेवल तो यही रहेगा 1550 से 1600 का लेवल। उसके बाद जो लेवल्स नजर आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1480 के आसपास का लेवल हमें नजर आ सकता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स हमें अच्छे नजर आते हैं, ग्रोथ अच्छी नजर आती है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट भी हमें बुलिश नजर आते हैं। भले ही उन्होंने अपने अर्निंग के एस्टीमेट कम कर दिए हैं, प्राइस के टारगेट भी कम कर दिए हैं, लेकिन अब भी उनके जो टारगेट नजर आएंगे वो आपको अच्छे खासे ऊपर ही नजर आते हैं और नियर 2000 ही नजर आते हैं। तो ये अच्छी बात है। वैल्यूएशंस भी हमें डिसेंट नजर आते हैं, थोड़ा बहुत प्रीमियम ही कहूंगा लेकिन ओवरऑल डिसेंट चल रहे हैं। टीसीएस से आपको कम में ही नजर आते हैं, तो इस हिसाब से मैंने डिसेंट यहाँ पर लिखा है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स हमें वीक देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा वीक देखने को मिल रहे हैं। FII-DII का स्टेक भी कम हो रहा है, Q4 के नंबर्स भी वीक आए हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मेरे हिसाब से वीक है। प्रमोटर के पास काफी ज्यादा कम होल्डिंग है, DIS के पास भी कम होल्डिंग दिखाई पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए अभी ये वीक हो चुका है, इसे अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये 1730 के ऊपर नहीं जाता है, गैप फिल होके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक के लिए अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लमसम करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आईटी स्टॉक्स में अभी एक आध साल का टाइम करेक्शन हो सकता है। तो लमसम में अगर आप कंटल जाएंगे, नीचे के लेवल्स में निकाल देंगे, उससे अच्छा है कि आप SIP करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छे स्टॉक में छोटी छोटी क्वांटिटीज में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।